नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नजर रहती है। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। रूस के साथ विपक्षी कारोबार को 2030 तक $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। भारत और रूस के बीच कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। रूस की सफल यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर राजधानी वियना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी ग्राम उद्योग का टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ के पार। 2023-24 में 10 लाख रोजगार का हुआ सृजन। बिक्री, उत्पादन और रोजगार में बने नए कीर्तिमान। अमेरिका की इकॉनमी ओवरहीटेड नहीं। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने अमेरिकी कांग्रेस को दिया भरोसा। ब्याज दरों में कमी की उम्मीद। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में फायदे के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और हमारे आज के फोकस में हम समझेंगे बैंकिंग सेक्टर के हाल और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर क्या कुछ किया है सरकार ने। लेकिन सबसे पहले खादी केवीआईसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी के खादी के समर्थन से लोगों का खादी उत्पादों पर विश्वास लगातार बढ़ा है। युवाओं के लिए खादी फैशन का एक नया स्टेटस सिंबल बना है। बाजार में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो उत्पादन, बिक्री और रोजगार के आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देती है। पिछले 10 सालों में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई बड़े बदलाव और निर्णय लिए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। खादी का ग्रामोद्योग के जो आंकड़े हैं इस बात का सबूत है कि देश के लोगों का भरोसा मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों पर बढ़ा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार के सृजन के नए कीर्तिमान स्थापित किए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार केवीआईसी उत्पादों की बिक्री साल 2023-24 में 1,55,000 करोड़ रुपए को पार कर गई। वित्त वर्ष 2022-23 में बिक्री का आंकड़ा 1,34,000 करोड़ रुपए था। बीते 10 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2013-14 में 31,154 करोड़ रुपए के मुकाबले अब 2023-24 में 1,55,673 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आंकड़े जारी करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि पिछले सभी आंकड़ों को पार करते हुए 2013-14 की तुलना में बिक्री में 400%, उत्पादन में 315% और नए रोजगार सृजन में 81% की बढ़ोतरी हुई है। डिमांड बढ़ने के साथ ही खादी का प्रोडक्शन भी बढ़ा। खादी उत्पादन की बात करें तो वित्त वर्ष 2013-14 में खादी वस्त्रों का उत्पादन महज 811 करोड़ रुपए पर था, तो वित्त वर्ष 2023-24 में ये आंकड़ा 3,206 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। रोजगार की बात करें तो रोजगार पैदा करने में भी खादी का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां करीब 6 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ था, 23-24 की बात करें तो 81% की वृद्धि के साथ अब ये 10 लाख के पार पहुंच गया है। खादी वस्त्रों के निर्माण में करीब 5 लाख गांव के खादी कारीगर में शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन के आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि केवीआईसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन किया, जिसमें ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया। केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता गिरीश निशाना ने। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नया कीर्तिमान रचा है। क्या है ये कीर्तिमान, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार साहब। सर, किस तरह का आपने कीर्तिमान रचा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 2023-24 में बिक्री का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख करोड़ को पार किया है। 1,55,000 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा और 10 लाख लोगों से ज़्यादा रोज़गार, ये पहली बार हुआ है और ये ऐतिहासिक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 सालों के अथक प्रयासों का ये नतीजा है कि पूज्य बापू की विरासत आज नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। आने वाले साल में भी हम लोग इसी लगन और परिश्रम से देश के लिए काम करने का प्रयास जारी रखेंगे। वर्ष 2013-14 और अब वर्ष 2023-24 में आंकड़े क्या कहते हैं खादी के? 2013-14 का आंकड़ा 31,000 करोड़ रुपए था और 10 सालों में ये बिक्री का आंकड़ा 31,000 करोड़ रुपए से बढ़कर
1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया और ये ऐतिहासिक ऊंचाई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम ने इसको अचीव करने का काम किया। ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन किस तरह से बढ़े हैं? हमने इस साल नए रोजगार 10,17,000 लोगों को नए रोजगार देने का काम किया है और ये रोजगार 2013-14 में करीब 5.5 लाख लोगों का था। आप सोचिए 10 सालों में रोजगार में दोगुना की ये वृद्धि, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट को दर्शाती है कि कैसे वो ग्रामीण भारत के लिए काम कर रहे हैं, कैसे ग्रामीण भारत में जुड़े हुए लोगों के लिए विकास की नई नई स्कीम लेकर वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल उत्पादन को किस तरह देखते हैं? 1,08,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 1,55,000 करोड़ रुपए की बिक्री। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पिछले 10 सालों में कहाँ 30,000 करोड़ रुपए से नीचे की उत्पादन और बिक्री और कहाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बिक्री आज 2024 में। ये बताने के लिए काफ़ी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग ने दिन रात काम करने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर खादी निरंतर आगे बढ़ रही है और नया कीर्तिमान स्थापित कर सबको बता दिया है कि खादी कहीं पीछे नहीं है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के पीएलआई स्कीम और देश में फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। मोबाइल फ़ोन यूनिट्स के उत्पादन और आयात निर्यात के आंकड़ों के जरिए उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा कि 75 वर्षों के बाद भारत आखिरकार एक प्रमुख टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है। एक्स पर उन्होंने आंकड़े साझा किए, बताया कि 2014-15 में देश में सिर्फ 5.8 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूनिट्स का उत्पादन हुआ था। 21 करोड़ यूनिट से ज़्यादा का आयात किया गया था। उस वक्त इंपोर्ट की स्थिति काफ़ी बड़ी थी। आज स्थिति बिल्कुल उलट गई है। 2023-24 में भारत में 33 करोड़ यूनिट्स का उत्पादन हुआ है और केवल 0.3 करोड़ करीब 30 लाख यूनिट्स का आयात किया गया। 2014-15 में मोबाइल फ़ोन आयात का मूल्य 48,000 करोड़ रुपए के करीब था। आज यह संख्या 7,665 करोड़ रुपए ही रह गई है। पिछले 5 सालों में देखें तो टेलीकॉम में व्यापार घाटा 68,000 करोड़ रुपए से घट करके अब केवल 4,000 करोड़ रुपए रह गया है। पीएलआई योजना ने आयातित दूरसंचार उपकरणों पर देश की निर्भरता को काफ़ी कम कर दिया है। इसके चलते इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन 60% हो गया है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति के तहत एक रणनीति होती है जो विदेशी उत्पादों का आयात को खत्म कर घरेलू बाजार में उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। और अब जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से आज शेयर बाजार ने कारोबार की शुरुआत की। गिफ्ट निफ्टी में जो संकेत मिले थे उसके मुताबिक आज 19 अंकों की बढ़त 24,483 का स्तर गिफ्ट निफ्टी का, लेकिन आज के शुरुआती कारोबार में ये जो बढ़त है वो गिरावट के साथ हमें आज निफ्टी और सेंसेक्स के ज़रिए दिखाई दी। आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 80,280 के स्तर पर 71 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी में भी आज शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख देखा गया। 12 अंक नीचे 24,420 के स्तर पर निफ्टी 50 की ओपनिंग। हालांकि तेज़ी काफ़ी देखी गई थी। कल 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिन के कारोबार में देखी गई थी। मारुति, आयशर मोटर्स, ग्रासिम, ब्रिटानिया और टाइटन के शेयर्स में आज बढ़त दिखाई दे रही है। टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% से ज़्यादा गिरा है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक में भी गिरावट दिखाई दे रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस, और आज के फोकस में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करेंगे और हमारे साथ होंगे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर चरण सिंह। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स को जारी किया है। आरबीआई द्वारा जारी इस इंडेक्स में मार्च 2024 का वित्तीय समावेशन इंडेक्स 64.2 दर्ज किया गया, जो कि मार्च 2023 में 60.1 पर था।
आरबीआई 2021 से ही हर साल ये इंडेक्स जारी कर रहा है। ये इंडेक्स भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। आरबीआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक वित्तीय समावेशन के हर क्षेत्र में प्रगति दर्ज की गई है। आरबीआई के इस इंडेक्स में 0 से 100 के बीच में अंक के आधार पर देश में वित्तीय सेवाओं की पहुंच का एक सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 100 अंक का अर्थ है संपूर्ण वित्तीय समावेशन। यह इंडेक्स बैंकिंग सेवाओं की पहुंच, उनका प्रयोग और गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेश जोशी ने नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और जन समर्थ पोर्टल सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति और कार्य प्रदर्शन पर एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डॉक्टर जोशी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा सहित जो तमाम वित्तीय समावेशन की योजनाएं हैं उसके तहत अब तक की जो प्रगति है उसकी समीक्षा की है। उन्होंने बैंकों की शाखाएं खोलने और बैंक सेवा से वंचित गांवों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तैनाती की प्रगति की भी समीक्षा की। डॉक्टर जोशी ने सरकार की प्रमुख योजनाओं के माध्यम से देश में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए निजी बैंकों द्वारा दी गई प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें वित्तीय समावेशन योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया है। तो ये निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके साथ ये समीक्षा बैठक की गई। डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, सीईओ ईग्रो फाउंडेशन के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम आपको। और सबसे पहला सवाल यही कि ये वित्तीय जो समावेशन है वो भारत जैसे विकासशील देश के लिए क्यों ज़रूरी है, और थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में भी बताएं जो आरबीआई ने जारी किया। तो ये जो इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कल रिलीज हुआ है, उसका अगर आप देखें बढ़ोतरी जिस तरीके हो रही, आपने कहा 64.2%, पर अगर आप 2017 में देखें तो वो 43 था, और 2021 में जब इन्होंने इंडेक्स बनाना शुरू किया रिजर्व बैंक ने, उस टाइम पे वो 53.9 था। तो उसमें साफ दिख रहा है कि गति अच्छी आ रही है और इंक्लूजन में काफी फर्क पड़ रहा है। अब ये जो इंडेक्स है इसके 3 भाग हैं। इसमें एक भाग है 3 भाग में बटा हुआ है, और जो यूनाइटेड नेशन के स्पेशल इंडेक्स होते हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, उस लाइन पे बनाया गया है। इसका मतलब एकदम मॉडर्न है और एकदम टेक्नोलॉजिकली एकदम साउंड है, टेक्निकली वेरी साउंड। तो इस इंडेक्स में 3 भाग हैं। एक्सेस, उसमें इन्होंने पूरी चीजें, चारों चीज ली, बैंकिंग, पेंशन, डिजिटल इंश्योरेंस। फिर दूसरा भाग है यूजेज, किस तरीके फाइनेंशियल इंक्लूजन यूज हो रहा है, तो उसमें उन्होंने फिर लिया क्रेडिट, सेविंग्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंश्योरेंस, पेंशन फिर लिया। और सबसे बड़ी बात इस इंडेक्स में उन्होंने देखा क्वालिटी कैसी चल रही है। उस क्वालिटी में इन्होंने देखा फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसा है, और डेफिशिएंसीज अगर कुछ है तो। टोटल इंडेक्स जो बनाया गया है 97 इंडिकेटर्स हैं, उसमें एक्सेस में 26 हैं, यूजेज में 52 है और क्वालिटी में 19। तो एक किस्म का यूं कह लीजिए एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स बनाया गया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स का कारण और इसको बनाने का मेन मुद्दा क्या था? अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में हो रहा है तो उससे जॉब क्रिएशन में फर्क पड़ सकता है, उससे पॉवर्टी हम लोग कम कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं जहाँ पे जरूरत है। कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है, पैसा उनसे लेके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल में बढ़ोतरी हो सकती है, स्किलिंग में हम एडवांटेज दे सकते हैं, लाइवलीहुड में एडवांटेज दे सकते हैं। तो किन स्कीम्स के थ्रू दे सकते हैं? आपने अभी बताया कि जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी ने, डॉक्टर जोशी ने स्कीम्स ली जहां पर उन्होंने अटल पेंशन ली, मुद्रा स्कीम ली, सेल्फ हेल्प एमएफआईज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रहे। जो जैम ट्रिनिटी की बात हुई जिसमें जनधन अकाउंट्स खोले गए प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के नीचे, और इतने ज्यादा अकाउंट्स खुले, करीब 55 करोड़ अकाउंट खुले, और उनमें महिलाओं के अकाउंट करीब 30 करोड़ हैं। तो उससे जेंडर गैप खत्म हो। वर्ल्ड बैंक की अपनी स्टडी थी उन्होंने कहा कि इंडिया में इस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के नीचे जेंडर गैप नहीं है। अपनी दूसरी बात कही सेफ्टी नेट की, तो वो सेफ्टी नेट भी एक किस्म का इस फाइनेंशियल इंक्लूजन से बढ़ाया गया। जी डॉक्टर चरण सिंह, लेकिन अगर हम
लॉन्ग टर्म में हम देखें, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, 2047 तक हमें देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसको $13,000 से भी ऊपर लेकर के जाना है। ऐसे में क्या ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ड्राइव जो 2014 में शुरू किया गया, ये एक बड़ा फाउंडेशन रखेगा और हम ये कह सकते हैं कि हम अब 64 के करीब अभी हमें ये इंडेक्स 100 तक भी हम जाने के लिए टारगेट करेंगे और वही हमें विकसित भारत बनाएगा? बिल्कुल। अब देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन मुहिम 2014 में जब हमने मिशन मोड में शुरू किया, जनधन, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के नीचे, उसके बाद बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसका एक कारण था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हमने पूरे देश में फैलाए। अगर आप उनके आंकड़े देखें तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो विलेजेस में हैं 2010 में, 2014 से पहले 2010 में करीब 34,000 थे और अब अगर आप देखें तो करीब 16 लाख है। और ये जो ब्रांचेस जो रूरल एरियाज में है, पहले 2010 में करीब 33,000 थी, आज 53,000 है। तो एक तो इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे एटीएम्स जो हमारे देश में इस टाइम पे हैं, करीब 2,20,000 एटीएम्स हैं। अब ये सारे मिलके करते क्या है, एक तो कंज्यूमर को डिपॉजिट करने की सुविधा मिल जाती है, जब उनको विड्रॉल करना है विड्रॉल भी कर सकते हैं, और ये जो रिसोर्सेज जनरेट होते हैं इसके नीचे, वो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के नीचे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जब मैंने कहा कि टोटल जनधन अकाउंट के नीचे 52 करोड़ अकाउंट, 52 करोड़ अकाउंट खुले हैं, उनका अगर अमाउंट देखें तो 2.3 ट्रिलियन, तो 2.3 लाख करोड़ रुपया आया है। ये देश में बैंकों के थ्रू ऑब्वियसली लेंडिंग और उन एक्टिविटीज में यूज होगा। तो इसलिए ये देश की प्रगति के लिए और विकसित भारत के लिए बहुत अहम है। दूसरी बात, इन कंज्यूमर्स को मेन स्ट्रीम में ले आए, उनके पास पेंशन अकाउंट्स हैं, इंश्योरेंस अकाउंट्स हैं, बैंकिंग है, तो वो सारी सुविधाएं से मुद्रा अकाउंट्स में आप देख लीजिए, मुद्रा अकाउंट्स भी उनके पास हैं और हमारे पास इस टाइम पे 47 करोड़ मुद्रा अकाउंट है और उनके नीचे हम लोग 27 लाख करोड़ का लोन दे चुके। अब ये सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ गए, इनको लोन भी मिल सकता है, इनको पता भी है क्रेडिट कहाँ से लेना है, डिपॉजिट कहाँ करना है, जी जी, तो उससे बिजनेस में काफी फायदा हो जाता है। जी डॉक्टर जैसे अंतिम सवाल मेरा आपसे इस प्रोग्राम में यह है कि ये जो मॉडल हमने पूरी दुनिया को दिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और कैसे कंपेयर करते हैं आप जो विकसित देश हैं उनमें जो फाइनेंशियली इंक्लूड करने का लोगों को जो एक टूल बनाया गया है? देखिए, जो हमारे देश का पैमाना है, डायमेंशन या लार्जनेस है, वो तो अनपैरेलल्ड है। अब देखिए, 2014 में हम लोगों ने जब फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन मोड में शुरू किया, उस टाइम पे 3 महीने के अंदर अंदर हमने एक रिकॉर्ड बना लिया था। पर जब जैम ट्रिनिटी शुरू हुई तो उसके साथ आधार कार्ड ने और मोबाइल ने एकदम बहुत फायदा कर दिया। उसके बाद जब कोविड हुआ तो सारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसके थ्रू होना शुरू हो गया। तो उससे पूरी दुनिया ने देखा कि ये जो इन्होंने जैम ट्रिनिटी के थ्रू और पेमेंट सिस्टम इतना मॉडर्न होने के थ्रू जो इन्होंने अडॉप्ट किया है सिस्टम, ये सच्ची में पॉवर्टी इरेडिकेशन में काफी काम देता है। आपने हाल ही में देखा होगा, काफी स्टडीज पब्लिश हुई हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कई जगह कहा है कि हम लोग करीब 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी रेखा से ऊपर उठा सकते हैं। जी जी, कोविड के दौरान भी जहां दुनिया सारी कह रही थी कि हम लोग पॉवर्टी के नीचे गिर जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो इन्हीं जनधन अकाउंट से हुआ, हम लोगों ने वो होने नहीं दिया। तो पूरी दुनिया में ये लोहा माना गया कि इतने बड़े पैमाने पे जो देश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, उसका एक मसाल साफ दिख रहा है, एम्पिरिकल एविडेंस दिख रहा है कि इसको हम लागू कर सकते हैं। जी डॉक्टर चरण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि फाइनेंशियल एम्पावर करना है सभी को, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसकी एक पहली सीढ़ी है और हमने मिशन मोड में इसे करके दिखाया है। वाकई इसने एक मजबूत बुनियाद ज़रूर स्थापित की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो छोटे शहरों में लगातार डिजिटल लेन देन है वो भी अब लोकप्रिय हो रहा है। मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की गई जिससे पता चलता है कि छोटे शहरों में 65% लेन देन अब डिजिटली किए जाते हैं। इसका नेतृत्व जनरेशन एक्स यानी युवाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 साल पहले 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान को लॉन्च किया गया था। इस दूरगामी पहल का सकारात्मक असर डिजिटल पेमेंट पर भी पड़ा है। मंगलवार को किरनी इंडिया और अमेजन पे इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के छोटे शहरों में उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 65% लेन देन अब डिजिटल हो गए हैं।
वहीं बड़े शहरों में यह आंकड़ा 75% तक है। रिपोर्ट के अनुसार इस डिजिटल भुगतान क्रांति का नेतृत्व भारत के 25 वर्ष से लेकर 43 वर्ष की आयु वाले नौजवानों और 44 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु वाले उम्रदराज लोगों द्वारा किया जा रहा है। वहीं 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में युवाओं की तुलना में ज्यादा कार्ड और वॉलेट का उपयोग होता है। केरनी इंडिया के वित्तीय सेवा प्रमुख के पार्टनर शाश्वत शर्मा के मुताबिक इस रिपोर्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेनदेन में डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने से लेकर सुविधा और रिवार्ड्स की खातिर भारत में अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें जैसी उभरती भुगतान विधियों के उदय की विस्तृत जानकारी है। रिपोर्ट के अनुसार नकद लेन देन कम होने के कारण यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और कार्ड का व्यापक आकर्षण बढ़ रहा है, जिसमें 69% व्यापारिक लेन देन डिजिटल मोड से हो रहे हैं। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। अमेजन पे इंडिया के सीईओ विकास बंसल के अनुसार भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति में उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारियों तक सभी का योगदान है। छोटे शहरों में डिजिटल लेन देन के प्रवेश के साथ सड़कों पर ठेला या रेहड़ी लगाने वाले द्वारा डिजिटल पेमेंट स्वीकारने से हम डिजिटल भुगतान के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। ये रिपोर्ट 120 शहरों में 6000 से अधिक उपभोक्ताओं और 1000 व्यापारियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रख्यात अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इससे आयोग के दायरे को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुप्रविक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक पूनम गुप्ता करेंगी। इसके अलावा डी.के. श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, पूनम गुप्ता, प्रांजल भंडारी और राहुल बजोरिया को सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी पर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड निवेशकों ने जून महीने के दौरान एसआईपी में 21,262 करोड़ रुपए लगाए। ये जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने दी है। मई महीने में म्यूचुअल फंड निवेशकों ने एसआईपी के जरिए 20,904 करोड़ रुपए का निवेश किया था। एमफी के मुताबिक जून में कुल 55 लाख नए एसआईपी अकाउंट्स पंजीकृत हुए। इससे एसआईपी की कुल संख्या बढ़कर के करीब 9 करोड़ पर पहुंच गई है। घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों को देखते हुए दुपहिया वाहन उद्योग वित्त वर्ष 2025 में 7 से 9% की वृद्धि दर बनाए रख सकता है। रेटिंग एजेंसी केयरेज रेटिंग्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकता है। केयरेज रेटिंग्स के मुताबिक कोविड के बाद साल 2020 से 22 के दौरान दुपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन 2023 से इसमें सुधार जारी रहा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म यात्रा को कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित उपभोक्ताओं की बुकिंग राशि को वापस करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायतें मिली थीं कि उपभोक्ताओं को कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से रद्द किए गए हवाई टिकट्स के रिफंड नहीं मिले हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिए थे। कंपनी ने बताया कि 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को इन उत्पादों को वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन 14 उत्पादों के किसी भी रूप में विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का कहना है कि उसने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड से नई पीढ़ी के एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर की आपूर्ति के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। टीपीआईएल को इस ऑर्डर को अप्रैल 2025 तक पूरा करना है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बिजली के तार और कंडक्टर बनाने के कारोबार से जुड़ी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी 2038 तक 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के इस बड़े निवेश के पीछे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाना है। कंपनी की इस पहल के तहत ओएनजीसी नवीकरणीय ऊर्जा स्थलों और हरित हाइड्रोजन संयंत्रों की स्थापना करेगी। ओएनजीसी ने 200 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की योजना का ब्यौरा दिया गया है।
बेंगलुरु के रीजनल लेबर कमिश्नर ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को सम्मन जारी किया है। कंपनी को यह सम्मन कुछ एम्प्लॉइज को जबरन निकाले जाने के संबंध में है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कंपनी से जुड़े कुछ एम्प्लॉइज ने लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में कई शिकायतें दर्ज की हैं। कंपनी पर कानूनों का उल्लंघन कर जबरन स्टाफ को बाहर निकालने का आरोप है। नोटिस के मुताबिक पेटीएम के मैनेजमेंट और शिकायत करने वालों को सभी जरूरी रिकॉर्ड के साथ लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में पेश होने को कहा गया है। तो ये थी कारोबार जगत की कुछ सुर्खियां। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।